तो इस संख्या को तोड़ने के लिए जो है सरकार ने इस तरह के लोगों को छोड़ा हुआ है, उन वाल्मीकि लोगों में, कि भैया तुम्हारे हक अधिकारों को खाया जा रहा है। लेकिन लोगों को, उन वाल्मीकि लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको हक और जो अधिकार है रिजर्वेशन का, छोटी सी बात ये समझनी चाहिए कि अब जब आपको क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, तो आपका बच्चा तो तब भी नहीं जाएगा, लेकिन जो दूसरा ही आपका भाई जा सकता था अब उसको जाने से रोक दिया जाएगा और उसकी सीट जो है फिर से किसी सवर्ण को दी जाएगी। इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो है चीज़ों को किया जाता है, ताकि, क्योंकि अब एकदम से यदि कोई चीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है विरोधाभास बड़े स्तर पर होगा, और इतने बड़े स्तर पर होगा कि शायद वो झेल भी ना पाए। नमस्कार दोस्तों, हम इंदिरा गांधी स्टेडियम पर मौजूद है दिल्ली में, और हमारे साथ है प्रशांत बोध जी, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और एक यूट्यूबर भी है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। सर आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, तो इसमें जो वर्गीकरण का फैसला है 1 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दिया है, उसके खिलाफ भी कुछ लोग हैं, और जो इनकी मांग है कि जिस प्रकार से EWS जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है, उस प्रकार से हमारे भाई जो वाल्मीकि, डोम, दूसरी जाति के लोग हैं उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो आप क्या सहमत हैं इस बात से? नहीं, तो सबसे पहले तो इस चीज़ की सहमति या ना सहमति तो हम तब तय कर पाएंगे कि भाई जब हमारे पास में कोई आंकड़ा होगा कि हाँ भाई एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था कितने लोगों तक पहुंची है, कितने लोग नौकरियों में लगे हैं, उसका कोई एक आंकड़ा होगा, तब ना हम किसी चीज़ पर फैसला ले पाएंगे। तो जातिगत जनगणना से ही मिल पाएगा ना सर? तो जाहिर सी बात है, अब जातिगत जनगणना की जो मांग है वो लगातार चल रही थी, तमाम संसद में लोग भी हैं जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने जातिगत जनगणना पर तो ध्यान नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना कराने पर तो ध्यान नहीं दिया, बल्कि उससे पहले ही आरक्षण को लेकर के इस तरह के जो मैं कहूँगा कि फालतू के जो बयानबाजी है वो किया है, और जो प्रस्ताव पारित किया है कि भाई आरक्षण में जो है वर्गीकरण होना चाहिए। हालांकि असल में पहले ये है कि पहले आप ये देख तो लो कि भाई कितने लोगों को हिस्सेदारी मिल पाई है, कितनों को नहीं मिल पाई है, उसके बाद में जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा उनको क्यों नहीं मिल पा रहा, उस कारण के ऊपर में विचार करना चाहिए। तो कारण के ऊपर में और असल चीज़ों के ऊपर में विचार ना करके सिर्फ ऐसे ही आरक्षण का बिल पास कर देना, वो एक वाहियात जो है डिसीजन में मानता हूँ। तो आपको लगता है जो अगर जातिगत जनगणना होती है उससे बहुजनों का फायदा होगा? बिल्कुल। लेकिन सर बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, सारे आंकड़े भी सरकार के हाथ में, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। नहीं, फायदा होने का बात यह है कि जितने भी संसद में हमारे जो नेतागण बैठे हुए हैं, जब जातिगत आरक्षण जातिगत रिजर्व ये जनगणना होने के बाद में जब आंकड़े हमारे सामने आते हैं तो आम जनता के पास तो होते नहीं हैं, ये आंकड़े होते हैं एक्टिविस्ट लोगों के पास में, सरकारी जो लोग हैं उन लोगों के पास में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि भाई वो उनके लिए जो है आवाज़ उठाते रहें। जब दिख रहा है कि कोई एक वर्ग है जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसके लिए काम करवाया जाए, काम किया जाए कि भाई उनको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा दिया जाए, उनको सहयोग किया जाए, ताकि वो लोग एक लेवल तक पहुंचे और फिर रिजर्वेशन का लाभ लें। तो फायदा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ के नेता लोगों ने नहीं चाहा होगा, क्योंकि चाह सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर इंटेंशन नहीं होगा ना तो आपके पास लाख रुपए होंगे, आप फिर भी गरीब बने रहेंगे, लेकिन अगर आपका इंटेंशन होगा और आप 1000 रुपये भी होंगे तब भी आप सबको खाना पिला सकेंगे। जाति के आपके भाई लोग जो वाल्मीकि है, जो आज भी सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं जंतर मंतर दिल्ली में ही, उनका कहना है कि हमारे जो बड़े भाई है जो अभी तक आरक्षण का ज़्यादातर लाभ ले चुके हैं, वो हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं चाहते छोटे भाइयों का फायदा हो, छोटे भाई भी आगे बढ़े? नहीं, तो विरोध कहाँ कर रहे हैं? विरोध कोई नहीं कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। जैसा वो लोग 21 अगस्त का भारत बंद कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो ये उनको गलत मानना है। कुछ ही सरकार के ही लोगों ने जो है कुछ लोगों को छोड़ा हुआ है, उन लोगों के बीच भ्रमित करने के लिए, जो हमारी बहुजन एकता है, जो ताकत है, उसको कमज़ोर करने के लिए। अभी आप देखिए चंद्रशेखर भाई ने एक आह्वान किया तो यहाँ पर कितनी भीड़ है। अब सोचिए अगर वो लोग भी हमारे साथ में होते तो ये संख्या और बढ़नी थी। तो इस संख्या को तोड़ने के लिए जो है सरकार ने इस तरह के लोगों को छोड़ा हुआ है, उन वाल्मीकि लोगों में, कि भैया तुम्हारे हक अधिकारों को खाया जा रहा है। लेकिन लोगों को, उन वाल्मीकि लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको हक और जो अधिकार है रिजर्वेशन का और आरक्षण का, वो एक मिनिमम क्राइटेरिया मीट करने के बाद आपको मिल पाएगा। यदि कोई व्यक्ति 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं करके यदि कोई लोकल में ही काम करने लग जाएगा या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ों में व्यस्त हो जाएगा, वो कॉलेज में नहीं जाएगा एडमिशन लेने के लिए या नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भरेगा, तो उसको रिजर्वेशन का लाभ कैसे मिलेगा? अब उनको छोटी सी बात ये समझनी चाहिए कि अब जब आपको क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, रिजर्वेशन को क्लासिफाइड कर दिया जाएगा, तो आपका बच्चा तो तब भी नहीं जाएगा, लेकिन जो दूसरा ही आपका भाई जा सकता था अब उसको जाने से रोक दिया जाएगा और उसकी सीट
जो है फिर से किसी सवर्ण को दी जाएगी। आपको ऐसा नहीं लगता मोटा मोटी तौर पे कि कुछ चीजें लाकर वर्गीकरण हो या फिर इसका क्रीमी लेयर लाकर फिर धीरे धीरे आरक्षण को हाँ, डेफिनेटली इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से जो है चीज़ों को किया जाता है, ताकि क्योंकि अब एकदम से यदि कोई चीज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है विरोधाभास बड़े स्तर पर होगा, और इतने बड़े स्तर पर होगा कि शायद वो झेल भी ना पाए, क्योंकि 2 अप्रैल जैसा आंदोलन आपको पता है कि वो जनसंख्या है तो सही ना अब भी, और बढ़ी है जबकि, और युवाओं में जागरूकता बढ़ी है, तमाम चीज़ें बढ़ी हैं, घटी नहीं है। तो जब 2 अप्रैल जैसा आंदोलन अगर एक SC/ST एक्ट में जब बात हुआ था तब इतना सारी चीज़ें, तो ये इनको मालूम है कि यदि हमने एकदम से रिजर्वेशन को लेकर के कोई कड़ी फैसला ले लिया तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा। तो इसीलिए ये टुकड़ी करके कि पहले वाल्मीकियों को और फला जातियों को जो है इन जातियों से अलग कर दो, बहुजनों से अलग कर दो, उसके बाद में फिर उन लोगों के हक अधिकार खत्म किए जाएंगे, तब फिर हमारे लोगों के दिमाग में भी ये आएगा कि जब ये कल हमारे साथ नहीं था तो हम इसके साथ में क्यों जाएं, उसके हक अधिकार खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद हमारी पर बारी आएगी, जब हमारी बारी आएगी तब वो हमारे साथ में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से साजिशन लोगों को बांट करके उनको उनके अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं सर चुनावों की। अभी हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में है और महाराष्ट्र में है जी। बहुजनों को अगर अपनी सत्ता स्थापित करनी है तो संख्या तो सर उतनी ही है, लेकिन वोटों का क्या बंटवारा, जो अम्बेडकर राइट लोग है, आइडियोलॉजी है, उतनी संख्या के लोग हैं जो बहुजन समाज के लोगों को वोट देंगे। लेकिन जब वोटों का बंटवारा हो रहा है, जिस प्रकार से आपको भी पता होगा बसपा में हो रहा है और भी कई पार्टियों उनमें हो रहा है, तो सत्ता स्थापित कैसे होगी? 1-2 सांसद संसद में जाने से तो कुछ भला होने नहीं वाला है। बिल्कुल, ये तो है ही। देखो, इस पर तो जो इस देश में राजनेता लोग हैं, जो तमाम पार्टियां बना करके बैठे हैं, ये उन लोगों को विचार करना चाहिए कि जब आप लोग अलग अलग टुकड़ियों में बट करके लड़ रहे हैं तो आप तो जीत नहीं रहे, लेकिन आपकी इस हरकत की वजह से कोई दूसरा तीसरा जीत जा रहा है। तो ये उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई जब लोग चाहते हैं कि हम लोग नेता बने तो भाई आप लोग एकत्रित होकर के लड़ लो। अब तो गठबंधन का बहुत क्रेज चल रहा है कि गठबंधन करके जो है सरकारें लोग बना रहे हैं। तो अब आप लोगों को ये समझना चाहिए, जो नेता लोग हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि भाई जब जनता की डिमांड है, ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि तो आप क्या बहन जी चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो समाज में टकराव है, जो 2 बड़े टकराव हैं वो बसपा और असपा है। तो बसपा असपा का यदि टकराव चल रहा है और इस टकराव का बेनिफिट जो है वो कोई और ले जा रहा है, तो क्यों नहीं जो हमारे ही लोग हैं वो आपस में एकजुट होकर के चुनाव लड़ें तो फ़ायदा हो। अभी जैसे गठबंधन में सरकारें बनती हैं तो तमाम तरीके के जो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है तो उससे फैसले होते हैं। तो आप फैसला कर लेना कि भाई कितने टाइम तुमको मंत्री बनना है, कितने टाइम तुमको बनना है, लेकिन कम से कम बनो तो सही। तो ये कहीं ना कहीं समाज के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, उन लोगों को विचार करने का विषय है। लेकिन सर राजनीति के चक्कर में समाज का बुरा हो रहा है, आपको ऐसा लगता नहीं है कि वो समाज के मुद्दे छुप रहे हैं ना? फिर अभी बसपा जो इतनी बड़ी पार्टी है, मतलब भारत स्तर की 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज 0 सांसद होना। आसपा की भी बात करो तो एक ही सांसद है, चंद्रशेखर जी, बिल्कुल सांसद नहीं है। तो एक व्यक्ति के होने से क्या हम यह जो जंग है इतनी बड़ी वो जीत पाएंगे क्या? कहीं नहीं, नहीं बिल्कुल इस तरीके से नहीं जीत पाएंगे। बसपा की हालत बहुत ज़्यादा ही खस्ता होती है। बसपा की हालत खस्ता हुई है और कांशीराम जी के जाने के बाद से बसपा का जो हाल है वो डाउनफॉल ही रहा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि भाई बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं जो पार्टी के अंदर में है, जो पार्टी के संचालन करने वाले लोग हैं उनके अंदर हैं, जिसकी वजह से जो पार्टी का हाल है, जो स्तर है, वो 2006 के बाद से लगातार जो है 7 के बाद से लगातार गिरता रहा है। तो इसलिए ज़रूरत है कि उन लोगों को विचार करना चाहिए कि भाई या तो अगर आपको नहीं करना है तो आप घर बैठ जाओ, करना है तो ठीक से करो, लेकिन कम से कम इस कन्फ्यूज़न की वजह से लोगों का जो राजनीतिक ताकत है उसको तो ख़त्म मत होने दो। अगर करना है तो ठीक से करो, नहीं करना है तो घर बैठो। अभी हो ये रहा है कि ना तो कर रहे हैं और ना ही करने दे रहे हैं, वो वाली स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई देती है। मतलब सबके लिए सब चीज़ें खुली हुई है ना, आप तो कर सकते हो, आपको जो करना है इंडिपेंडेंट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, लेकिन जिस तरह का माहौल, जो चीज़ें बनी हुई हैं, चली हुई हैं, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने के लिए ज़रूरत है उन लोगों को बैकफुट पर जाने की। भाई या तो वो हमको बोलने की भाई ठीक है तुम करो या फिर जो है उनको खुद पूरी ताकत के साथ में निकल करके करने की ज़रूरत है। आप इतनी सी बात समझिए कि राजनीतिक ताकत, सत्ता कांशीराम जी ने उस वक्त ली है जिस वक्त हमारे लोगों के पास न साधन थे न संसाधन थे। साइकिल पर घूम घूम कर जो है उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है और इतना बड़ा मुकाम जो है वो हासिल किया था। आज बहुजन पास के पास में संसाधन भी हैं, संसाधन भी हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनका उपयोग करके एक बहुत शक्तिशाली जो प्रभाव है वो बनाया जा सकता है राजनीति के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं बन रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अड़चने लोग लगाने में लगे हुए हैं, ना खुद निकल करके आना चाहते हैं, ना दूसरे को निकलने देना चाहते हैं। तो जब तक ये मानसिकता ये लोग नहीं बदलेंगे भैया, बड़ा मुश्किल है राजनीतिक उभार होना। वर्गीकरण का फैसला है, आपको ऐसा लगता नहीं इसके पीछे कोलिजन जो सिस्टम है, कोलिजन सिस्टम, इसका बहुत बड़ा हाथ है?
अगर कॉलेजियन सिस्टम नहीं रहता और उसमें संख्या के अनुपात हमारे जजेस रहते, क्योंकि एक ही साथ में केवल एक ही दलित जज थे जिनका नाम गवई था, उन्होंने भी इसके मतलब समर्थन में फैसला दिया है। तो अगर संख्या का अनुपात हमारे लोग रहते तो ये ऐसे फैसला आते ही नहीं। हाँ, तो जाहिर सी बात है, कॉलेजियम सिस्टम यही तो है कि भाई हम जिसको चाहेंगे हम उसको लेकर के आएंगे। और जब जात पात इस देश में है तो जाहिर सी बात है हर आदमी प्रयास ये करता है पहला कि भाई मेरी जात का व्यक्ति ही जो है वो ऊपर आए। तो ये सिस्टम चला आ रहा है, तो इन्हें कॉलेजियम पे तो विचार करने का ज़रूरत नहीं दिखा कि हाँ भाई कॉलेजियम सिस्टम पे विचार करना चाहिए या ऐसी चीज़ें। जो एक व्यवस्था बनी हुई है, जो बेहतर तरीके से बाबा साहब ने बना करके दी है, वो उससे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उससे अभी कोई इतना बहुत बड़ा परिवर्तन आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो है ये लोग उसमें वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर ना जाने क्या क्या चीज़ों को ऐड करने में। एक आखिरी सवाल है सर कि आपको क्या लगता है ये सारी जो चीज़ें हमारे साथ हो रही है बहुजन समाज के साथ, ये राजनीतिक रूप से सही होगी या सामाजिक परिवर्तन आने से सही होगी? इसमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। तो यानी कि हम बोल लें वो एक हमारी सामाजिक लड़ाई है, लेकिन हम उसको कलम से स्थापित कर दें वो हमारी राजनीतिक लड़ाई है। तो हमको दोनों ही चीज़ों को बराबर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। बराबर मेंटेन होकर के चलेंगी, उससे ये होगा कि कभी जो राजनीतिक व्यक्ति है वो अपना आलसी नहीं बनेगा, वो निठल्ला नहीं बनेगा। उसको सवाल करने के लिए सामाजिक लोग हैं जो उससे सवाल करेंगे। तो जब सामाजिक और राजनीतिक दोनों का बैलेंस जो है बराबर बन करके चलेगा, तब बहुजन समाज बहुत मजबूती के साथ में आगे खड़ा होगा और चलेगा बढ़ेगा। धन्यवाद सर जी। हमारे साथ प्रशांत बोध जी, उन्होंने अपनी बातें रखी। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।